नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 24 फरवरी 2023 से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया है। इस आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों, जो विधि आयोग वर्तमान में है इसका दोस्तों आप लोग क्रम याद रखें कि 22वां जो है विधि आयोग चल रहा है। इसका कार्यकाल जो है 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया है और इस आयोग के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वह हैं ऋतुराज अवस्थी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वर्तमान में विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। और दोस्तों कौन से क्रम का विधि आयोग चल रहा है? तो 22वां है और इसका कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया? तो 31 अगस्त 2024 तक। विधि आयोग की बात की जाए दोस्तों तो विधि आयोग जो है यह एक जो है संवैधानिक आयोग नहीं है, यह एक विधिक आयोग है। जो विधि आयोग है यह एक दोस्तों विधिक आयोग है और यह संवैधानिक आयोग नहीं है। दोस्तों पहले विधि आयोग का गठन जो है कब किया गया? तो 1834 में दोस्तों पहले विधि आयोग का गठन किया गया था। और उस समय दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय दोस्तों पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे मैकाले। और उस समय दोस्तों 1834 में जब इसका गठन किया गया उस समय दोस्तों गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक जो थे उस समय गवर्नर जनरल थे। आगे देखिएगा, बात की जाए दोस्तों आज़ाद भारत में गठित पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो MC सीतलवाड़। आज़ाद भारत में दोस्तों गठित पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? MC सीतलवाड़। और आज़ाद भारत में दोस्तों जो पहला विधि आयोग गठित किया गया कब किया गया? तो सन 1955 में दोस्तों पहला विधि आयोग गठित किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो MC सीतलवाड़। बात की जाए दोस्तों 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बलवीर सिंह चौहान जो हैं वह दोस्तों 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे। और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो ऋतुराज अवस्थी। और इनका कार्यकाल दोस्तों जो विधि आयोग 22वां है इसका कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो 31 अगस्त 2024 तक के लिए। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है। आगे देखिएगा, बात की जाए दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? 1992 में दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई है। और पहले दोस्तों इसकी अध्यक्ष कौन थी? तो जयंती पटनायक। यह दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी। और वर्तमान में दोस्तों अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा जो हैं यह वर्तमान में दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। नीति आयोग की बात की जाए तो नीति आयोग के नए CEO कौन हैं? तो दोस्तों अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है BVR सुब्रमण्यम जो हैं। यह दोस्तों वर्तमान में नीति आयोग के नए CEO हैं। और इससे पूर्व दोस्तों CEO कौन थे? तो परमेश्वरन जो अय्यर हैं या दोस्तों इससे पूर्व जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे नीति आयोग की। नीति आयोग के दोस्तों स्थापना की बात की जाए 2015 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई। और किसके स्थान पर दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी? तो योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग के स्थान पर दोस्तों नीति आयोग की स्थापना की गई है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं वह दोस्तों प्रधानमंत्री, भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वह इसके अध्यक्ष होते हैं। और उपाध्यक्ष की बात की जाए तो दोस्तों वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? आपको पता होगा, वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं दोस्तों सुमन के बेरी। सुमन के बेरी जो हैं दोस्तों यह वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो BVR सुब्रमण्यम जो हैं इन्हें दोस्तों नया CEO नियुक्त किया गया। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है इसके द्वारा गेहूं की किस नई जलवायु स्मार्ट किस्म का विकास किया गया है? तो दोस्तों जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है ICAR, इसका दोस्तों जो है स्थापना, इसकी बात की जाए स्थापना कब की गई थी? तो सन 1929 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों कृषि मंत्री जो होते हैं वह ICAR के अध्यक्ष होते हैं। और वर्तमान में दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वह कृषि मंत्री हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय है। तो इसी के द्वारा दोस्तों गेहूं की किस नई किस्म को नई दोस्तों जलवायु स्मार्ट किस्म का विकास किया गया है? तो इसका दोस्तों किस्म का नाम है HD 3385। तो इसका दोस्तों नाम जरूर ध्यान रखें, HD 3385 या दोस्तों नई जलवायु स्मार्ट किस्म का विकास भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो सन 1929 में। मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में दोस्तों इसका मुख्यालय है।
आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला शहर कौन सा है? तो दोस्तों, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर है सिएटल। सिएटल दोस्तों पहला शहर है जिसने, अमेरिका का दोस्तों पहला शहर है जिसने जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया है। भारतीय संविधान में दोस्तों समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद दोस्तों 14 से 18 जो है यह समानता का अधिकार है। और इसमें दोस्तों अनुच्छेद 14 की बात की जाए तो अनुच्छेद 14 में दोस्तों विधि का शासन दिया हुआ है। अनुच्छेद 15 की बात की जाए तो अनुच्छेद 15 में दोस्तों लिखा है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 की बात की जाए तो अनुच्छेद 16 दोस्तों लोक अवसर में आरक्षण की बात करता है। और अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18 में है दोस्तों उपाधियों का अंत। तो ये दोस्तों भारतीय संविधान में अगर समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? तो अनुच्छेद 14 से 18 दोस्तों समानता का अधिकार दिया हुआ है। और इसमें दोस्तों आप लोग जो है अनुच्छेद 14 को बहुत बारीकी से ध्यान रखें। अनुच्छेद 14 में क्या दिया है? तो विधि का शासन। और अनुच्छेद 17 में क्या दिया है? तो अस्पृश्यता का अंत। और 18 में तो उपाधियों का अंत। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस हाईकोर्ट के द्वारा पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले को प्रकाशित करने की उपलब्धि हासिल की गई है? तो दोस्तों जो केरल हाईकोर्ट है इसके द्वारा पहली बार दोस्तों क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसलों को प्रकाशित करने की उपलब्धि हासिल की गई है। और केरल में आपको पता होगा केरल की जो भाषा है वो कौन सी है? तो मलयालम भाषा है इसकी दोस्तों। और इसी भाषा में मलयालम भाषा में दोस्तों जो है यह हाईकोर्ट द्वारा इसके फैसले को प्रकाशित किया गया है। केरल हाईकोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो एस मणिकुमार जो हैं वह केरल हाईकोर्ट के दोस्तों मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इस प्रश्न को दोस्तों आप लोग जरूर ध्यान रखें कि हाल ही में किस हाईकोर्ट के द्वारा पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले को प्रकाशित किया गया? तो केरल हाईकोर्ट के द्वारा। अगला है पॉइंट दोस्तों, भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कहाँ शुरू की गई? तो जयपुर में दोस्तों भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की गई है। दोस्तों आपको पता होगा जो सुप्रीम कोर्ट है इसके 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं। जो 50वें दोस्तों मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के वह हैं DY चंद्रचूड़। इनके द्वारा दोस्तों ऑनलाइन ई निरीक्षण पोर्टल लॉन्च किया गया था। और इसके तहत दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं 4 भाषाओं में कन्वर्ट किए जाएंगे। ये 4 भाषाएं कौन है दोस्तों? कुछ दिनों पहले आपको पता होगा जो सुप्रीम कोर्ट है इसके द्वारा ई निरीक्षण पोर्टल जो है लॉन्च किया गया था। और इसके तहत दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है वह अपने जितने भी फैसले देती है उसे दोस्तों 4 भाषाओं में कन्वर्ट किया जाएगा। तो वे 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो 4 भाषाएं दोस्तों हिंदी, तमिल, गुजराती और उड़िया। इन 4 भाषाओं में दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जो है 4 भाषाओं में कन्वर्ट किए जाएंगे। और आपको पता होगा जो 4 भाषाएं हैं हिंदी, तमिल, गुजराती और उड़िया, ये 4 भाषाएं दोस्तों हमारे संपूर्ण जो है भारत उसको समेटे हुए हैं। हिंदी उत्तर भारत में दोस्तों, तमिल दक्षिण भारत की, गुजराती दोस्तों है पश्चिमी भारत की, और उड़िया जो है वह उत्तर पूर्व आपका भारत है उधर का क्षेत्र जो है उसको समेटे हुए है। तो ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी दोस्तों आप लोग जरूर ध्यान रखें। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है दोस्तों, हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकार तथा विधिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर रिट जो है जारी कर सकता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर ध्यान रखें दोस्तों कि हाईकोर्ट जो है वह अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों तथा विधिक अधिकार, मौलिक अधिकार और जो विधिक अधिकार हैं इनके उल्लंघन होने पर रिट जारी कर सकता है। किंतु दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है आपकी वह अनुच्छेद 32 के तहत केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर ही रिट जारी कर सकता है। दोस्तों इसमें जो दोनों आपके फैक्ट हैं बहुत अच्छे से आप लोग बारीकी से ध्यान रखें। इसमें कई प्रश्न बन सकते हैं। पहला तो प्रश्न दोस्तों यही बन सकता है कि हाईकोर्ट जो है किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत जो है रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। और दोस्तों अगर आपसे प्रश्न बन सकता है कि जो हाईकोर्ट है वह किन मामलों पर दोस्तों जो है रिट जारी कर सकता है? तो मौलिक अधिकार व विधिक अधिकार दोनों पर दोस्तों रिट जारी कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वह केवल मौलिक अधिकारों पर ही दोस्तों रिट जारी कर सकता है।
आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने डिब्रूगढ़ को नया टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। यह बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय जो बाघ संरक्षण प्राधिकरण है इसने दोस्तों डिब्रूगढ़ को नया टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी प्रदान की है और यह बाघ रिजर्व जो है किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में। ध्यान रखें दोस्तों, जो डिब्रूगढ़ है यह दोस्तों नया टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है और यह कहाँ का दोस्तों टाइगर रिजर्व होगा? तो उड़ीसा का। बात की जाए दोस्तों, इसको डिब्रूगढ़ को मिलाकर अब उड़ीसा में 3 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। कौन कौन से? पहला है दोस्तों सिमलीपाल, दूसरा है सतकोतिया और तीसरा डिब्रूगढ़। तो ध्यान रखें दोस्तों, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि डिब्रूगढ़ जो है दोस्तों कहाँ है? तो उड़ीसा में। भारत का दोस्तों जो 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व जो उत्तर प्रदेश में दोस्तों स्थित है, यह भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। बात की जाए प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो 1973 में दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर जो है यह प्रारंभ किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि टाइगर स्टेट किस राज्य को कहते हैं? टाइगर स्टेट किस राज्य को कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को, क्योंकि यहाँ दोस्तों सर्वाधिक जो है बाघ पाए जाते हैं, इसलिए टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश राज्य को दोस्तों टाइगर स्टेट कहते हैं। आगे देखिएगा, आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है यह भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। अगला पॉइंट देखिएगा, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील जो है उड़ीसा में स्थित है, यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और इसी झील के मध्य में दोस्तों नलबाना पक्षी अभयारण्य स्थित है। ध्यान रखिए दोस्तों, नलबाना जो पक्षी अभयारण्य है यह चिल्का झील के ही मध्य में स्थित है और चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, विदेश मंत्रालय व पुणे इंटरनेशनल सेंटर द्वारा एशिया आर्थिक संवाद के किस संस्करण का आयोजन पुणे में किया जा रहा है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, जो एशिया आर्थिक संवाद है इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो पुणे में। और किसके द्वारा किया जा रहा है? तो विदेश मंत्रालय व पुणे जो इंटरनेशनल सेंटर है इसके द्वारा जो इस संवाद को आयोजित किया जा रहा है। और इसका दोस्तों कौन सा संस्करण है? तो 7वां इसका संस्करण है। इस बार दोस्तों थीम क्या है? तो एशिया उभरती विश्व व्यवस्था जो है यह इसकी थीम है। तो ध्यान रखिए, थीम क्या है? एशिया उभरती विश्व व्यवस्था। बात की जाए दोस्तों भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2022 की, भारत आसियान जो शिखर सम्मेलन 2022 है यह दोस्तों 2022 में इसकी कौन सी वर्षगांठ थी? तो 30वीं दोस्तों वर्षगांठ थी, क्योंकि जो भारत आसियान शिखर सम्मेलन है या भारत आसियान जो संबंध है वह 1992 से प्रारंभ हुई है और 2022 में इसकी दोस्तों 30वीं वर्षगांठ थी। इसका दोस्तों जो शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो कंबोडिया में इसका आयोजन किया गया है और भारत की ओर से दोस्तों नेतृत्व जो है वह जगदीप धनखड़ ने किया है। आसियान की बात की जाए दोस्तों तो इसमें दोस्तों 11वां इसका सदस्य देश कौन सा है आसियान का? तिमोर लेस्ते जो है यह आसियान का 11वां सदस्य देश है। स्थापना कब की गई आसियान की? 1967 में दोस्तों आसियान की स्थापना की गई। मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों जकार्ता इंडोनेशिया में आसियान का मुख्यालय है। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है 23 से 24 फरवरी को पंजाब में 5वें प्रोग्रेसिव समिट का आयोजन किस थीम के साथ किया जा रहा है? तो दोस्तों जो 5वां प्रोग्रेसिव समिट है इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो पंजाब में। और कब कब किया जा रहा है? तो 23 और 24 फरवरी को। इसका दोस्तों थीम क्या है इसकी? तो इन्वेस्ट इन द बेस्ट, यह इसकी थीम है। बात की जाए प्रवासी भारतीय सम्मेलन कौन से क्रम का है? तो 17वें क्रम का है दोस्तों प्रवासी भारतीय सम्मेलन। और आयोजन कहाँ किया गया? तो इंदौर मध्य प्रदेश में दोस्तों इसका आयोजन किया गया है। और मुख्य अतिथि कौन है? तो मोहम्मद इरफान जो है गुयाना के राष्ट्रपति यह इस बार दोस्तों मुख्य अतिथि थे। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि मोदी
द मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक जो है यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो एस जयशंकर, जो कि दोस्तों वर्तमान में विदेश मंत्री हैं भारत के, इनके द्वारा ही दोस्तों इस पुस्तक को लिखा गया है। और इसे दोस्तों जो है प्रकाशित किसने किया, यानी लॉन्च किसने किया? तो बीजेपी अध्यक्ष जो वर्तमान में है जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा दोस्तों, इनके द्वारा ही दोस्तों यह पुस्तक लॉन्च की गई। ध्यान रखिए, पुस्तक का नाम जरूर ध्यान रखिए, मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स जो है पुस्तक, यह एस जयशंकर के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में दोस्तों वर्ष 2014 के बाद विदेश नीति में हुए परिवर्तन का जिक्र किया गया है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, बात की जाए विक्ट्री सिटी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो जो विक्ट्री सिटी उपन्यास है यह दोस्तों लिखा गया है सलमान खुर्शीद के द्वारा। अंबेडकर अलाइफ पुस्तक यह दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई? तो शशि थरूर जो हैं इनके द्वारा दोस्तों अंबेडकर अलाइफ पुस्तक लिखी गई है। अगला है दोस्तों, अगली है फोर्क्स इन द रोड, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो सी रंगराजन जो हैं दोस्तों इनके द्वारा ही फोर्क्स इन द रोड पुस्तक लिखी गई है। जो जादूनामा पुस्तक है यह जावेद अख्तर पर लिखी गई दोस्तों पुस्तक है जादूनामा। ध्यान रखें, विक्ट्री सिटी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? सलमान खुर्शीद के द्वारा। अंबेडकर अलाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? शशि थरूर द्वारा। फोर्क्स इन द रोड सी रंगराजन की दोस्तों पुस्तक है। और जादूनामा यह जावेद अख्तर पर लिखी गई पुस्तक है। आगे देखिएगा, अगला दोस्तों प्रश्न है, देश के दूसरे सबसे बड़े बजट वाले दिल्ली नगर निगम की महापौर किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों दिल्ली जो नगर निगम है यह दोस्तों देश का दूसरा सबसे बड़ा बजट वाला दोस्तों नगर निगम है। और इसकी जो महापौर है वह किसे नियुक्त किया गया? तो शैली ओबराय जो हैं इन्हें दोस्तों दिल्ली नगर निगम का महापौर नियुक्त किया गया। और यह दोस्तों आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं। अगर बात की जाए कि सबसे बड़ा बजट वाला दोस्तों नगर निगम कौन सा है, तो मुंबई नगर निगम। ध्यान रखें, सबसे बड़ा बजट वाला दोस्तों नगर निगम मुंबई नगर निगम, और दूसरा सबसे बड़े बजट वाला नगर निगम कौन सा है? तो दिल्ली नगर निगम। और इसकी जो महापौर हैं किसे नियुक्त किया गया है? तो शैली ओबराय को। आगे देखिएगा दोस्तों, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, जो 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ध्यान रखें, जो बाफ्टा पुरस्कार 2023 है इसमें दोस्तों ये कौन से क्रम का है? तो 76वें क्रम का है। और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, या दोस्तों सारी फिल्म जो है इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। और जो बाफ्टा पुरस्कार हैं प्रदान कहाँ किए जाते हैं? तो लंदन में दोस्तों प्रदान किए जाते हैं। बात की जाए दोस्तों कि बाफ्टा पुरस्कार में लीडिंग एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया? तो केट ब्लैंचेट जो हैं इन्हें दोस्तों टार फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। बात की जाए कि लीडिंग एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ऑस्टिन बटलर जो हैं इन्हें एल्विस फिल्म के लिए दोस्तों लीडिंग जो एक्टर है इसका अवार्ड दिया गया है। बेस्ट निर्देशक की बात की जाए कि बेस्ट निर्देशक का अवार्ड किसे दिया गया है? तो एडवर्ड बर्जर, इन्हें दोस्तों बेस्ट निर्देशक का अवार्ड दिया गया। और इनकी फिल्म कौन सी है? तो यही दोस्तों जो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, इसी के लिए दोस्तों इन्हें बेस्ट निर्देशक का अवार्ड दिया गया है। ध्यान रखें, यह भी दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। इसके सारे जो तथ्य हैं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखें। इसका क्रम कौन सा है? 76वां है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। और दोस्तों लीडिंग एक्ट्रेस का अवार्ड केट ब्लैंचेट को दिया गया, लीडिंग एक्टर का अवार्ड ऑस्टिन बटलर को दिया गया, और बेस्ट निर्देशक का अवार्ड एडवर्ड बर्जर को दिया गया है। आगे देखिएगा, अगर बात की जाए इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो जो चिरंजीवी हैं दोस्तों साउथ एक्टर, इन्हें दोस्तों इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।